अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि मेटियोर्स और मेटियोराइट्स क्या होते हैं। मेटियोर्स मेटियोर्स मेटियोराइट्स दोबारा हम लोग देखेंगे, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग। मेटियोर्स मेटियोराइट्स मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। यदि हम देखें, मेटियोर्स भी एक हेवनली बॉडीज हैं। जो भी स्पेस में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लैनेट हो या सैटेलाइट हो, कोई भी चीज़ हो जो स्पेस में है ऊपर में, वो सारे हेवनली बॉडीज़ कहे जाते हैं। और उसमें से यदि कुछ टुकड़े हेवनली बॉडीज़ का यदि पृथ्वी की ओर जब आते हैं, व्हेन दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, जब वो आते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की ओर से, एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लग जाते हैं। और जलकर यदि वो राख में ही, हवा में राख में कन्वर्ट हो जाए तो वो मेटियोर्स कहलाएंगे। मेटियोर्स मेटियोर्स और इसको शूटिंग स्टार भी लोग कुछ कहते हैं। और यदि कोई टुकड़ा बहुत बड़ा है, और यदि कोई टुकड़ा बहुत बड़ा है, और यदि कोई टुकड़ा बहुत बड़ा है, यदि कोई टुकड़ा बहुत बड़ा है तो वो बर्न होते हुए जलते हुए वो पृथ्वी की ओर आएगा और पृथ्वी के समुद्र और किसी जगह गिर जाएगा। उसे मेटियोराइट्स कहते हैं। जो मेटियोराइट्स में ज़्यादा लंबा लेटर है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, अर्थात अर्थ तक जो जलते हुए पहुंच जाएगा उसको मेटियोराइट्स कहेंगे। और जो एटमॉस्फेयर में ही जल के रह जाएगा उसको मेटियोर कहेंगे। तो दो चीज़ें होती हैं, मेटियोर और मेटियोराइट्स। दो चीज़ें होती हैं, मेटियोर एंड मेटियोराइट्स। दो चीज़ें होती हैं, मेटियोर एंड मेटियोराइट्स। मेटियोराइट्स जो होता है, मेटियोर जो होता है वो हवा में ही जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो बर्न होकर ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में। और जो बर्न होते हुए भी पृथ्वी तक पहुंच जाए, अर्थ तक पहुंच जाए, वो मेटियोराइट्स होता है। शूटिंग स्टार जो है, शूटिंग स्टार, और इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अब यदि हम लोग देखें तो ये आप देखते हैं कि आप शूटिंग स्टार की जलते हुए जो ये मेटियोर्स आ रहा है वो पृथ्वी की ओर आ रहा है, और इतने फ्रिक्शन है कि इसमें आग लग चुका है और आप देख सकते हैं कि जलता हुआ। इसको लोग बोलते हैं कि शूटिंग स्टार्स, इंग्लिश में इसको कहा भी जाता है, लोग कहते हैं। और एक होता है कॉमेट। कॉमेट एक बहुत बड़ा होता है, उसमें गैसेस भी होते हैं, सॉलिड भी होता है, आइस भी होता है। लेकिन जब वो सन के नज़दीक से गुजरता है और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जब वो सन के नज़दीक से गुजरता है तो उसके जो गैसेस हो जाते हैं गर्मी की वजह से पूंछ और टेल के रूप में बन जाते हैं, टेल बन जाता है। तो इस कारण से हम कॉमेट्स को हम लोग ये कहते हैं कि, और ये बहुत बड़ा होता है, यदि वो पृथ्वी से टकरा जाए तो सारा मानव, जितने ह्यूमन बींग हैं, सभी मर जाएंगे। तो ये आपका जो है ये कॉमेट है, और ये पुछ, इसका एक टेल निकलता है गैस का, गर्म गैस का, कॉमेट। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने मेटियोर्स और मेटियोर्स और मेटियोराइट्स देख चुके हैं। कॉमेट्स देखा हमने, फिर उसके बाद एक्लिप्स देखेंगे। एक्लिप्स भी एक प्रकार से ग्रहण होता है। सोलार एक्लिप्स होता है, लूनार एक्लिप्स होता है। यदि हम सोलार एक्लिप्स की बात करें तो सोलार एक्लिप्स में मून जो है पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। और कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन आती है कि सन का रोशनी का छाया और शैडो पृथ्वी पे पड़ता है। शैडो किसका पड़ रहा है? मून रास्ते में बीच में आ गया, अर्थ और सन के बीच में। तो सन की रोशनी जब आ रही है तो अर्थ, मून की वजह से शैडो पड़ रहा है अर्थ पे, और वहाँ के लोगों को सन नहीं दिखेगा। तो सोलार क्या हो गया, जो जो सन है वो छुप गया, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सोलार एक्लिप्स। जब सन छुप जाता है और अर्थ पे उस जगह पे अंधेरा आ जाएगा, तो सोलार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स में क्या होता है कि अर्थ की छाया मून पे पड़ती है, और सन जो होता है, सन की रोशनी मून पे नहीं पहुंच पाती, सन की रोशनी मून पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अर्थ उसके बीच में
पूर्णतः आकर उसको घेर लेता है, तो ये चांद छुप गया, तो लूनार एक्लिप्स। जब सूर्य छुप जाए तो सोलार एक्लिप्स, जब मून छुप जाए तो लूनार एक्लिप्स। जब हमारी आंखों से हमारे इस पे छाया पड़ा और मून छुप गया तो लूनार एक्लिप्स। तो ये हम लोगों ने देखा सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स, दो प्रकार के एक्लिप्स हैं। अब हम लोग देखते ये हैं कि लूनार एक्लिप्स, प्लैनेट किसे कहते हैं? प्लैनेट वो हेवनली बॉडी होता है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन करता है, उसे प्लैनेट करते हैं, और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब अपनी एक रास्ता होता है, पाथ होता है, उसमें घूमते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, मरकरी के बाद वेनस है। वेनस जो है, जब वेनस को हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जैसे जैसे इवनिंग में सन छुपता डूबता है तो उस समय जो वेनस है वो वेनस जो है वो रोशनी जैसा देता हुआ थोड़ा दिखता है, तो इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो मरकरी है, फिर वेनस है, वेनस के बाद अर्थ है, अर्थ और ब्लू प्लैनेट कहते हैं, पानी की वजह से ये ब्लू कलर दिखते रहता है, तो ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहते हैं। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मरकरी, वेनस, अर्थ, फिर मार्स, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। उसके बाद हमारे जोवियन प्लैनेट स्टार्ट होते हैं, गैस के, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। स्टार भी एक बहुत बड़ा सन ही होता है। एक गैलेक्सीज में हम लोग, हमारा जो सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम कहने का मतलब है सन और प्लैनेट और उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उसको सोलार सिस्टम कहते हैं। और ये सोलार सिस्टम जो है सन है। इसी तरीके से हम लोग, हमारा जो सन की तरह ही जितने भी तारे आकाश में स्पेस में नज़र आते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार से सन है, और सन से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटे दिखते हैं, बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटे दिखते हैं स्टार। और हम लोग जो हैं जिस गैलेक्सी में हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इस मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 करोड़, 100 करोड़, आप कह सकते हो कि 100 करोड़ वहाँ पर वो हैं, स्टार्स हैं। तो प्लैनेट समझ में आ गया। हमारे यहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स है, प्लूरल बना दिए, सन, फिर स्टार, फिर मून। मून जो है, जो हम एक सैटेलाइट है जो प्लैनेट के तरफ चारों तरफ घूमता है। तो हमारा हमने देखा कि अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला एक मून है। इसी तरह सैटेलाइट है, इसी तरीके से मार्स पे 2 सैटेलाइट घूमते रहते हैं, मार्स के चारों तरफ 2 सैटेलाइट, तो मार्स के पास 2 मून है। एटमॉस्फेयर कहने का मतलब होता है, एटमॉस्फेयर कहने का मतलब होता है, एटमॉस्फेयर कहने का मतलब होता है पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाएं हैं वो एटमॉस्फेयर कहलाती हैं।
एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाएं हैं और जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर बनाती हैं, इसी में क्लाउड होता है, रेनफॉल भी होता है। और एवरी नाइट मतलब हर रात, एवरी नाइट कहने का मतलब होता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनता है, और हर 24 घंटे में एक नाइट आता है और डे आता है। एपियर मतलब दिखना, एपियर का मतलब होता है दिखना। डिफरेंट, डिफरेंट कहने का मतलब है अलग अलग, कोई चीज़ अलग अलग होता है। रिवॉल्व आप जानते हैं कि किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, यही चीज इसी तरीके से रिवॉल्व कौन करता है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व का मतलब किसी के चारों तरफ घूमना। फेजेस ऑफ द मून, मून में कई फेजेस होते हैं, और उसके बारे में हम लोग जो बात करते हैं, फेजेस ऑफ द मून, जब सन की रोशनी जब पड़ते रहती है, जब सन की रोशनी पड़ती है जितने भाग पर पड़ती है, तो ये जो दिख रहा है, जितने भाग पर पड़ेगी चांद उतना ही ज़्यादा उतना ही लाइट होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर भी एक मून जब रहेगा तो इसमें थोड़ा सा भाग जो रहेगा, आपको कह सकते हो कि बहुत थोड़ा सा भाग भी ऐसा भी आता है कि इतना ज़्यादा लाइट रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिक्कल। सिक्कल की तरह जो काटने के लिए जो गांव में आप देखेंगे खेतों में जो धान और राइस के जो पौधे होते हैं, वीट के पौधे को काटने के लिए सिक्कल यूज करते हैं, तो ऐसा दिखता है। सिक्कल से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्रेसेंट कहते हैं, इसके मून को क्रेसेंट कहते हैं। तो ये फेजेस ऑफ द मून है। मून पूरे एक 28 दिन में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, और लेकिन मून पे जो लाइट है वो किसकी वजह से, सन की वजह से। तो मून पर जितना भाग लाइट पड़ता है और अर्थ को जितना दिखता है, तो अर्थ पे इतना जब दिख रहा है तो इसको बोलते हैं क्रेसेंट। पहले बोला सिक्कल, फिर हमने बोला क्रेसेंट, फिर आधा दिख रहा है तो ये हाफ मून बोल देते हैं, या क्वार्टर भी बोल सकते हो आप, या यहाँ पर भी आप बोल सकते हो, इधर से भी मून जब जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, छोटा सा भाग दिख रहा है तो सिक्कल, फिर इतना छोटा सा दिख रहा है तो क्रेसेंट, क्रेसेंट, फिर ये हाफ मून, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। फिर उसके बाद आधा से बड़ा जब दिखे मून तो उसको बोलेंगे गिब्बस। फिर उसके बाद ये पूरा मून दिख रहा है तो फुल मून, इसको क्या कहेंगे, फुल मून। फिर उसके बाद अब आधा से अब धीरे धीरे फिर अब फुल मून से छोटा हो गया तो फिर गिब्बस। फुल मून से मतलब छोटा हो गया लेकिन हाफ मून से बड़ा है तो गिब्बस। अब ये फिर हाफ मून, फिर ये क्रेसेंट, फिर ये सिक्कल। तो इस तरीके से, और फिर ऐसा एक दिन आता है कि मून दिखता ही नहीं है। मून जो है 14 दिनों में ये दिखता ही नहीं है, फिर 14 दिनों के बाद फिर अमावस्या आ जाता है, फिर 14 दिनों के बाद पूर्णिमा आ जाएगा। तो 14 डेज का एक ये पीरियड होता है। तो यहाँ पे मून जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ब्लैक हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, इसको अमावस्या कहेंगे या न्यू मून डे कहेंगे। तो न्यू मून डे, फिर सिक्कल, इस तरीके से आप देखेंगे तो अर्थ यहाँ पर एक सिक्कल होगा, छोटा सा सिक्कल होगा। जैसे जैसे मून पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा तो सिक्कल, फिर क्रेसेंट, फिर हाफ मून, फिर ये हाफ मून हो गया, हाफ मून, फिर ये गिब्बस, फिर फुल मून, पूरा मून दिख रहा है, पूर्णिमा जिसको कहते हैं, फिर ये गिब्बस, फिर हाफ मून, फिर छोटा होता चला जाएगा, फिर क्रेसेंट, फिर एक सिक्कल, फिर ये न्यू मून। न्यू मून पे कुछ भी मून नहीं दिखता है। तो ये फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है। तो न्यू मून डे वो होता है जब अमावस्या होता है, चांद बिल्कुल नहीं दिखता है। सिक्कल मतलब बहुत थोड़ा सा चांद दिखता है। क्रेसेंट आ, थोड़ा सिक्कल से बड़ा क्रेसेंट होता है, क्रेसेंट शेप उसको कहते हैं, क्रेसेंट। फिर हाफ मून दिखता है, उसके बाद एक सप्ताह हो जाता है। तो ये लगातार ऐसे ही चलते रहता है। फिर एक वीक, वीक में मतलब होता है 7 दिन। और एक ये WEA के वीक होता है, मतलब इसका मतलब होता है कमजोर। यदि WEE के वीक बोला जाए तो बोलेंगे 1 वीक, 1 वीक का मतलब 7 डेज। लेकिन इन WEA के वीक बोला जाए तो इसका मतलब है कमजोर। और क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है कि 1/4 कंप्लीट करना, एक चौथाई कंप्लीट करना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो आपने देखा था कि हाफ मून जब बनता है तो एक क्वार्टर कंप्लीट कर लेता है। तो जब हाफ मून बनता है तो यहाँ से यहाँ
जैसे आप इसको 4 पार्ट में बांट दें तो 1/4, ये 1/4 होगा, ये टोटल 4 भाग है, तो 4 भाग में ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, फिर चारों क्वार्टर मिलकर एक पूरा सर्कल बना लेते हैं, घूम जाता है। तो ये क्वार्टर, जब हाफ मून होता है तो क्वार्टर आता है। तो यहाँ पे क्वार्टर का मतलब हाफ मून, हाफ मून से जब बड़ा होता है तो बोलते हैं गिब्बस। फिर उसके बाद आपका आता है फुल मून, फुल मतलब पूरा पूर्णिमा दिखता है, फुल मून बहुत ब्राइट होता है, ब्राइट सन, पूरा मून जो है पूरा चमकीला दिखता है। फिर सूदिंग मतलब जो चीज़ आपके आंखों में अच्छा लगे, जिसको आप पहन के आपको अच्छा फील करें, सूदिंग बड़ा सॉफ्ट फील हो। मून लाइट का मतलब होता है जो चंद्रमा से रोशनी आती है उसको मून लाइट कहते हैं। और अभी हम लोगों ने जो देखा वो फेजेस ऑफ द मून देखा, अभी हमने जो देखा पूरा कि आपका क्या था, न्यू मून डे मतलब पूरा ब्लैक था, मून दिखता ही नहीं है, फिर सिक्कल, फिर क्रेसेंट, फिर हाफ मून, हाफ मून से बड़ा गिब्बस, गिब्बस से फिर न्यू मून, फिर न्यू मून आया पूरा मून दिखेगा बड़ा, फिर न्यू मून से फिर छोटा होता चला जाएगा गिब्बस, गिब्बस से फिर हाफ मून, हाफ मून से फिर क्रेसेंट, क्रेसेंट से सिक्कल, फिर न्यू मून, पूरा मून नहीं दिखेगा। ये पूरा एक फेजेस चलते रहता है, फेजेस ऑफ द मून। अप्लाई करने का मतलब है यदि आपके पास कोई नॉलेज है तो आप क्या करें, उसको अप्लाई करें। जैसे आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है, आप कोई चीज़ नॉलेज है, फिजिक्स का नॉलेज है, केमिस्ट्री का नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज हो, तो उसको जब यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम अप्लाई कर रहे हो। तो मान लीजिए कि आपको फिजिक्स का नॉलेज है, फिजिक्स के नॉलेज की वजह से कोई साइंस का प्रोजेक्ट बनाया, तो आपने क्या किया, अप्लाई किया, और अप्लाई करके कुछ बना दिया तो अप्लाइड, अप्लाइड कर दिया, पास्ट टेंस। एस्ट्रो का मतलब होता है, एस्ट्रो मतलब जो स्पेस के बारे में हो उसको एस्ट्रो कहेंगे, स्पेस के बारे में, जहाँ पे तारे, चांद और डिफरेंट चीज़ें जो स्पेस में उसके बारे में, और उसकी स्टडी को बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। स्पेस में जो आपको स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स हैं, कॉमेट्स है, एस्टेरॉयड्स है, प्लैनेट्स हैं, सभी की स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोफिजिस्ट ये भी साइंटिस्ट होता है जो कि आपको स्पेस के बारे में जानकारी, किस तरीके से साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि क्यों कैसे हो रहा है। डॉक्टर वो होता है जो कि लोगों, बीमार पेशेंट्स का जो डिजीज़ किसी को हो जाता है तो उनको, उनका देखभाल करता है, उनको ठीक करता है। मिनिस्टर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, उनके अंडर भी कई मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, आपको डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर होते हैं। और वो डिफरेंट डिफरेंट भारत के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को चलाते हैं। रोड मिनिस्टर से रहेंगे रिलेटेड, रेलवे मिनिस्टर से रहेंगे रिलेटेड, बहुत सारे मिनिस्ट्री होती है, और सब भारत को का कंट्रोल करते हैं, सरकार चलाते हैं। तो ये मिनिस्टर्स होते हैं बहुत सारे। रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म। हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म है जिसमें कि भगवानों को लोग मानते हैं, इसी तरीके से क्रिश्चियन में जीसस क्राइस्ट को भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। इसी तरीके से आप यदि देखेंगे तो मुस्लिम में मोहम्मद अल्लाह को भगवान मानते हैं, सिख में गुरु नानक देव को। तो ये सब अलग अलग हैं। बुद्धिज़्म में, बुद्धिज़्म भी एक रिलीजन है, तो बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध को भगवान माना जाता है। तो और जैन में, तीर्थंकारों को भगवान माना जाता है। तो भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, और भारत में नहीं विश्व में भी कई प्रकार के धर्म हैं। तो रिलीजन, रिलीजन का मतलब है धर्म, जो जो आप भगवान को पूजा कर रहे हैं। नर्सिंग एड, जब आप किसी की सेवा करते हैं, नर्स जो होती है, जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो नर्स आपकी सेवा करती है, तो आपको हेल्प करती है, उसको नर्सिंग एड कहेंगे। टीचर, टीचर पढ़ाने का काम करता है। बूचर, बूचर जो होता है जो एनिमल को काटता है, जो एनिमल को काटता है उसे बूचर कहेंगे। स्टूडेंट पढ़ाई करता है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है। जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है जो कि पहाड़ फॉर्मेशन, हिमालय के फॉर्मेशन, माउंटेन का फॉर्मेशन, जो भी चीज़ है, कैसे नदी बनी, कैसे हर चीज़ के बारे में, रॉक का फॉर्मेशन स्टडी, ये सारी चीज़ें करते हैं। ओशियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो जियोलॉजी में होगा। वाइज विमन, वाइज विमन, वाइज का मतलब जो बुद्धिमान औरत होगी उसे हम लोग वाइज विमन कहेंगे, जो बुद्धिमान औरत होगी वाइज विमन। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन जो मिनिस्टर बनते हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं, आप उनको वोट देते हैं, उनको लाते हैं 5 साल के लिए, वो गवर्नमेंट चलाते हैं, तो पॉलिटिशियन। कॉमेडियन, जो आपको हंसाने के लिए एक्टिंग करता है, कुछ बातें बोलता है, वो कॉमेडियन।
फिट, फिट का मतलब होता है कि आप कपड़ा पहने, आपको फिट आया या नहीं आया, चाहे आप कहीं पर फिट है कि नहीं है। तो फिट का मतलब जो क्या वो पूर्ण रूप से वो चीज़ आपके लिए अच्छे से हो गया कि नहीं। फिट होना मतलब कि फिट हो जाना। तो फिट आपने कई बार सोचा, हाँ पापा मेरे को एक कपड़ा फिट हो रहा है। स्पेस, स्पेस जहां पर भी आप अर्थ के चारों तरफ जो भी ऊपर में आसमान में देखते हो सारा चीज स्पेस है, और वहां जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट का यूज होता है। ठीक है। चूज करना मतलब चुनना। रिंग्स, रिंग्स का मतलब, रिंग का मतलब होता है अंगूठी भी। इसी तरह हमारे जो ये हैं, सैटर्न हमारा जो प्लैनेट है, जो सैटर्न प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट के चारों तरफ रिंग्स हैं। सैटर्न प्लैनेट है, ये सैटर्न देख रहे हैं, सैटर्न के चारों तरफ क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये रिंग्स बने हुए हैं। ये आइस के रिंग से बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये रिंग्स हैं, यहाँ पर जो इस तरीके से गोला दिख रहा है ऐसे, सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स। टेरेस्ट्रियल जो होता है, जो सॉलिड प्लैनेट्स होते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। जो गैस के बने हुए प्लैनेट होते हैं उसे जोवियन या जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो ह्यूज, हमने कहा ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा। क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट जानते हो जो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको डस्ट, और बहुत सारा डस्ट हो जाए तो उसको क्लाउड ऑफ डस्ट कहेंगे। क्लाउड ऑफ गैसेस मतलब बहुत सारे गैसेस, मतलब बहुत सारे गैसेस हों तो उसको क्लाउड ऑफ गैसेस कहा जाएगा। और एक थियरी आती है नेबुलर थियरी। तो ये चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा सोलार सिस्टम कैसे बना। तो हम सोलार सिस्टम बनने के फॉर्मेशन के बारे में यदि हम चर्चा करें, तो पहले हमारा क्या था, क्लाउड ऑफ, हमारे पास क्या था, क्लाउड ऑफ गैसेस, क्लाउड ऑफ गैस, और क्या था, क्लाउड ऑफ डस्ट। और ये इतना ज़्यादा था कि धीरे धीरे इतनी ज़्यादा मात्रा में था कि ग्रेविटी लगा और धीरे धीरे सिकुड़ने लगे, सिकुड़ते 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 ये छोटे होने लग गए। तो ग्रेविटी की वजह से, और फिर उसके बाद ये जब सिकुड़ रहे थे तो सिकुड़ते समय वो घूमने लगे, सिकुड़ते समय एंगुलर मोमेंटम होता है, घूमने लगे। उसमें से कुछ भाग जो है, बड़ा सा भाग तो बीच में रह गया वो सन बन गया, और कुछ भाग जो है बाहर आ गए, वो छोटे छोटे प्लैनेट्स बन गए। तो इस तरीके से हमारा सोलार सिस्टम बना। तो हमने क्या बोला, क्लाउड ऑफ डस्ट और क्लाउड ऑफ गैसेस था। और वो क्या था आपको, वो आपका ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। जैसे खींचने लगे तो वो मूव भी करने लगे चारों तरफ, और चारों तरफ मूव करने लगे तो बीच में सन बड़ा सा रह गया, और वहाँ से कुछ गैसेस बाहर निकल गए और दूर चले गए। तो पहला मरकरी बना, फिर अर्थ, वेनस बना, फिर अर्थ बना, फिर मार्स बना, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बहुत सारे छोटे कई चीज़ें बनी। इसी को नेबुलार थ्योरी कहते हैं, इसको बोलते हैं नेबुलार थियोरी। तो यहां पे नेबुलार थ्योरी कहा जाता है। नेबुलार थियोरी। और गैलेक्सी जानते हैं कि ये हमारा जो सोलार सिस्टम है, ये जो हमारा सन है और हम लोग हैं, तो ये हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में है, जिसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, मिल्की वे या आकाश गंगा। और इस एक एक गैलेक्सी में 100 करोड़ से भी ज़्यादा आपको स्टार हैं। इसी तरह पूरे यूनिवर्स में एक गैलेक्सी नहीं है, बहुत 100 करोड़ गैलेक्सीज भी हैं। तो एक गैलेक्सी में इतने तारे, 100 करोड़ तारे, और हमारे पूरे यूनिवर्स में 100 करोड़ गैलेक्सीज हैं, तो बहुत बड़ा। तो गैलेक्सीज आपको समझ में आया। हाइड्रोजन गैस होता है जो मेजर गैसेज हैं, जितने भी प्लैनेट स्टार्स हैं सब में हाइड्रोजन मेजर गैस है, और हीलियम बहुत ज़्यादा गैस है। सरफेस का मतलब सतह है। और वैसे भी सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्यतः, लेकिन कुछ जगहों पर 1 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान भी पहुंच जाता है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है ग्रेट से भी बड़ा, ग्रेट जो ग्रेट हो, बहुत बड़ा इंसान चाहे कोई भी चीज़ है तो उससे भी बड़ा हो तो ग्रेटेस्ट। ऐसे सन से भी बड़ा कोई बड़ा हो तो उसको ग्रेटेस्ट कहेंगे। तो सन में एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर।
सन में कैसा टेम्परेचर होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर। फिर हमने बोला कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब पहले भी हमने कंटेन, कंसिस्ट, मतलब कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना है। कंपोज्ड का मतलब होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आपको ही पता है, डस्ट ऑफ क्लाउड, गैसेस, हमारा अर्थ था, गैसेस की वजह से हमारी जो सोलर सिस्टम बनी, तो किन किन चीज़ों से बनी। चाहे हमारा खाना जो बना, हलवा बना, किन किन चीज़ों से? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, किन किन चीज़ों से बना? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टराइस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण, क्या क्या अंदर आपके अंदर गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है जो तूफान, साइक्लोन, चक्रवात आते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं खूब, तो आपको स्टॉर्म कह सकते हो आप इसे। डेंस, डेंस का मतलब होता है जितना ज़्यादा घनत्व। लोहा, जब लोहा इतना लोगे आप, इतना लोहा ले लोगे तो ये लगभग 5 किलो लोहा हो जाएगा, और आप उठाओगे तो बहुत भारी है, और इतना ही आटा लोगे तो हल्का होगा। तो इसका मतलब लोहा सबसे ज़्यादा ही भारी है, तो जो सबसे ज़्यादा भारी होता है उतना ही वॉल्यूम में, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। रॉकी मतलब रॉक, चट्टान। ऑर्बिट का मतलब होता है कि, ऑर्बिट मतलब जो, जिस ऑर्बिट में अर्थ, हर एक को आप देखेंगे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलार सिस्टम में, जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं, ये जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, ये इनका जो, ये आपको छोटे छोटे लाइनें जो नज़र आ रही होंगी, ये जो लाइन नज़र आ रहा है आपको, ये पतली पतली लाइन है, ये ऑर्बिट है। तो ये जुपिटर का ऑर्बिट है, यहाँ पर ये ऐसे घूम रहा है जुपिटर, फिर ये घूमकर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कि जो अर्थ जो है, अर्थ की ऑर्बिट ये है, अर्थ का ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट ये, फिर घूमकर वापस आ जाता है। तो हर एक प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट है जिसमें घूमता है, पाथ है, रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है। और इसी को जब जितने, अर्थ जो है 365 डेज में, 365 डेज में एक बार घूम लेता है, तो अर्थ का जो ऑर्बिटल पीरियड है 365 डेज। इसी तरह हर प्लैनेट का एक अपना ऑर्बिटल पीरियड होता है, मतलब कि एक बार रिवॉल्व कर जाना, एक बार चक्कर लगा लेना, वो कितने समय में लगाता है, तो उसको ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। तो हर एक प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग होता है। ऑर्बिट समझ में आ चुका होगा, जो इस रास्ते में घूमता है चारों तरफ। और एक होता है ऑर्बिटल पीरियड, मतलब जिस ऑर्बिट में घूमता है तो कितने दिनों में घूमता है, पूरा एक चक्कर लगाता है। साइंटिस्ट, आप जानते हैं साइंटिस्ट क्या होता है? कंसीडर करना, मतलब कि आपने किसी चीज़ को, मैंने बोला कि मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने बोला एनी थोड़ा सा पढ़ाई करना, तो एनिस मेरी बातों को मान लिया, तो एनिस ने कंसीडर किया। और एलिना को भी मैंने बोला बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, तो एलिना भी बोले हाँ पापा मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, और पढ़ाई भी कर रही है, तो उस बातों को कंसीडर कर रही है एलिना। और एनिस मेरे बच्चों ने कहा कि पापा जी आप मेरे लिए ऐसा कर लेंगे तो ये आप करोगे, तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने भी उनकी बातों को कंसीडर कर लिया। तो कंसीडर करना, ठीक है। लॉस्ट मतलब खो जाए, आपसे कोई चीज़ खो जाए तो लॉस्ट। ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है खिंचाव। जब दो डिफरेंट मास, अर्थ और मून और सन, ये बड़े बड़े मास हैं, वेट बड़े बड़े मास हैं, तो ऐसे बड़े बड़े मास जो खिंचाव करते हैं उसको ग्रेविटी कहते हैं। तो अर्थ भी खींचा रहता है, तो यहाँ पे अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, हम लोग भी खड़े हैं इस अर्थ पे ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ हमें अपनी ओर खींच के रखा है। रन अवे, रनवे मतलब रनवे, आप जानते हैं रास्ता, जो रन अवे, रन अवे का मतलब है जो भाग जाए रास्ते से। रन का मतलब दौड़ना, और अवे मतलब भागना। रन अवे का मतलब होता है भागना। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस कहने का मतलब है कि, आपको यदि मैं कहूं, ग्रीन हाउस, ये मान ले कि ये अर्थ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये अर्थ है। और आपको एक और चीज दिखाऊं कि, ये मान लीजिए मैंने एक घर बनाया, और शीशा का जो घर बनाया, वो जो बनाया वो ग्रीन कलर से बनाया। किस कलर से बनाया? ग्रीन कलर से।
और इस ग्रीन कलर में जब यहाँ से सन है तो सन का रेज इस शीशे में से आ जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए आपने बहुत सारे क्या लगा दिए, पौधे लगा दिए हैं, पौधे, आप बहुत सारे क्या लगा दिए, पौधे। तो सन जो है यहाँ से इन पौधों को हीट देगा और पौधे क्या होंगे, खिलेंगे। लेकिन इसके बाद जो सन वापस जाता है, सन रेज, जब सन रेज वापस जाता है तो ये जो ग्रीन ग्लास है इसको रोक देता है, और फिर रोक कर जब ये वापस आता है फिर दोबारा ये गर्मी बना के रखता है। तो पहाड़ों पे ठंडे जगहों में तापमान कम होता है, तो उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए लोग क्या बना देते हैं, ग्रीन हाउस। क्या बना देते हैं, ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस में क्या होता है कि सन के रेज उस हाउस में घुसता है, सन के रेज जब उस हाउस में घुसता है तो उस शीशे से अंदर घुसेगा, फिर वापस जब जाएगा तो वो ग्रीन कलर का शीशा उसको वापस भेज देता है, तो अंदर में गर्मी रहती है, और इससे क्या होता है, पौधा अच्छे से खिलता है। क्योंकि वहाँ पे तो ठंडा रहता है, पहाड़ों पे ठंडा रहता है, तो उसको गर्म कैसे बनाना है, लगातार। तो जो भी सन आ रहा है, सन के रेज को क्या करना, ट्रैप करके अपने में रखना, तो ऐसे इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। इसी तरह हमारे अर्थ के चारों तरफ कुछ, हमारे जो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारे कुछ गैसेज होते हैं। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी जो है जब सन रेज आता है, मान लो कि आपका क्या आ रहा है, सन रेज आ रहा है, तो सन रेज आएगा पृथ्वी से टकरा के वापस जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको रोक कर पृथ्वी की ओर वापस कर देता है। इस कारण थोड़ी सी पृथ्वी हमारी गर्म रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ग्रीन। ये ग्रीन हाउस की तरह ही तो काम कर रहा है, ग्रीन हाउस ने भी क्या किया था, सन रेज को वापस कर दिया था। तो यहाँ और यहाँ पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस को वापस, मतलब सन रेज को वापस कर दे रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग नामकरण कर देते हैं नॉन एज, हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलेंगे इसे हम, ग्रीन हाउस गैस। मतलब ग्रीन हाउस वाला काम करे उस गैस को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस। सन रेज को वापस दोबारा पृथ्वी की तरफ भेजकर पृथ्वी को गर्म रखता है। अगला है कोई भी इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। रिजल्ट मतलब आप भी जानते हैं, जब आपको जैसा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, खराब काम परफॉर्म करेंगे तो खराब रिजल्ट आएगा। जायंट का मतलब बहुत बड़ा, जायंट का मतलब बहुत बड़ा।
हमने यहाँ वर्ड देखा जायंट। जायंट का मतलब राक्षस की तरह बड़ा। सुपर सुपरनोवा, सोलार नेबुला, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, सोलार नेबुला, सुपरनोवा, सोलार नेबुला और एक्सप्लोजन वर्ड देख रहे हैं हम लोग। इन्हीं वर्ड को मैं अब थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप ये देखेंगे कि अभी मैंने आपको एक थियरी में आपको समझाया था कि अर्थ एटमॉस्फेयर में पूरा क्लाउड ऑफ गैसेस थे, क्लाउड ऑफ डस्ट थे। वो क्या किए, ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटी से खिंचाव खिंचाव करके नज़दीक आए। और ये जो इसको नेबुला बोल, और इसको इस नेबुला मतलब गैसेस वगैरह से नेबुला बोलते हैं। और धीरे धीरे ये मिलकर एक सन बनाए और घूमने की वजह से इसमें से कुछ पार्ट्स बाहर निकल गए और अर्थ, कोई मरकरी बन गया और कोई वेनस बन गया, कोई अर्थ, कोई जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, डिफरेंट प्लैनेट बन गया और बीच में बड़ा सा सन। तो ये इसको सोलार नेबुला कहते हैं। ये जो हमारा क्या है, सोलार नेबुला। फिर ये आपस में पूरे आग जुड़ गए, फिर उसके बाद घूमने लगे, घूमते 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 सन बीच में रह गया और सारे उसमें से घूमते समय कुछ कुछ चीज़ें बाहर निकल गई, वो डिफरेंट प्लैनेट्स बन गए। तो ये हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है और थियरी है जिससे हम जानते हैं कि हमारा सोलार सिस्टम कैसे बना। लेकिन एक चीज़ और है कि आने वाले समय में जब हमारा जो सन है वो छोटा है, ये सन आप जानते हैं कि छोटा सन है, मतलब बड़ा सा है, ये और भी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा तो जितने भी आसपास के प्लैनेट्स हैं उनको वो क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, उसी में मिला लेगा और ख़त्म हो जाएगा वो प्लैनेट्स। तो इसको रेड जायंट, रेड कलर का होगा और ये बहुत बड़ा होगा तो इसको रेड जायंट फेज कहते हैं। तो ये आपका क्या है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा ये सन है बड़ा होता चला जा रहा है। पहले सन इतना था, अब सन धीरे 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 बड़ा होते हुए इतना बड़ा हो गया। उसके बाद एक समय आएगा कि सन बड़ा होते होते हुए एक बार वो पूरा कोलैप्स करेगा। वो पूरा जो है फिर उसके बाद पूरा ऐसे कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि अंदर में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अंदर का प्रेशर खत्म होगा तो सडनली पूरा रेड मतलब बड़ा सा सन जो बहुत बड़ा बन गया रेड जायंट, वो क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। तो इस कोलैप्स को हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और जब कोलैप्स करेगा तो जितना भी जो भी मास था वो सेंटर में आ जाएगा, इतने छोटे से जगह में जो इतना बड़ा सन था इतने में आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन स्टार। तो अभी जो सन है हमारा फैलते 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 क्या बनेगा, रेड जायंट, और सारे प्लैनेट्स को खा जाएगा। धीरे धीरे उसके बाद बढ़ते बढ़ते एक बार वो क्या करेगा, पूरा एक्सप्लोजन करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, एक्सप्लोजन करेगा। उसको बोलेंगे सुपरनोवा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। उसके बाद उसमें जो बीच में सारा मास जो है इतने छोटा सा, पूरा जो सन इतना बड़ा था अब उतने में आ जाएगा, इतने में, और उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार। और इस तरीके से जो हमारा सन है वो डेथ कर जाएगा। तो दिस इज द डेथ ऑफ ए सन, और डेथ ऑफ ए स्टार भी कह सकते हैं। तो आपको ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी समझ में आ गया। सोलार नेबुला, जो गैसेस के डस्ट होते हैं उसको नेबुला बोलते हैं। नेबुलार थ्योरी के द्वारा आपको समझाया है कि सन कैसे बना, प्लेनेट कैसे बना। कंडेंस का मतलब होता है जब कोई चीज़, वाटर वेपर होता है जब पानी में कन्वर्ट होता है ठंडा होने की वजह से, तो वो कंडेंस बोलते हैं। और उसी का पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, कंडेंस्ड। साइकिल होता है एक, साइकिल मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और वहीं वापस आ जाओ, तो उसको बोलते हैं साइकिल। ओल्डर का मतलब पुराना या एजेड है। टर्निंग, टर्निंग का मतलब है कि आप टर्न हो रहे हैं। टर्निंग, टर्निंग का मतलब टर्न हो रहे हैं, मतलब कि आप टर्निंग इनटू ओल्डर। आप यंग थे, यंग से अब बूढ़े हो गए, टर्निंग इनटू ओल्डर। स्टेटमेंट, आप जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। जो आप हम बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, स्टेटमेंट है।
बॉयल हो रहा, पानी का उबलना बॉयल होता है। पानी का उबलना क्या होता है? बॉयल। बॉइलिंग मतलब पानी उबल रहा है, अभी पानी उबल रहा है, वाटर इज बॉइलिंग। फ्रीज, जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होने लग जाए तो फ्रीज, और अभी बन रहा है, फ्रीज में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रीजिंग। ब्लू प्लैनेट, हमें अपने अर्थ जो है ऊपर से ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। वेनस को इवनिंग स्टार कहते हैं, वेनस जो है इवनिंग स्टार कहते हैं, याद रखिएगा, वेनस को क्या बोलेंगे? इवनिंग स्टार। मार्स जो है रेड प्लैनेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन है, आयरन जो है हवा से ऑक्सीडाइज होके, पानी से ऑक्सीडाइज होके, वहाँ पे आयरन थे वो रस्ट हो गया, रस्ट मतलब लोहे का क्या होना, जंग लगना, उसी से रेड कलर दिखता है, रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, वेनस को इवनिंग स्टार कहते हैं, और अर्थ को ब्लू प्लैनेट। नॉर्थ स्टार और एक पोलार स्टार होता है, जो हमेशा, चाहे पृथ्वी कैसी भी, कहीं भी, दिन में रात में कभी भी, वो स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है, हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा, और इसीलिए इसको नॉर्थ स्टार कहते हैं, और काफ़ी चमकता है। तो पहले लोगों के पास मैग्नेटिक नीडल नहीं था जिससे आप पता लगा लें कि हमें नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट वेस्ट में जाना है। तो पहले उसको नॉर्थ को देख लेते थे कि अच्छा ये स्टार इधर नॉर्थ में है, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ के इधर, इस इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर पीछे वेस्ट हो जाएगा। तो वो इस तरीके से क्या करते थे, स्टार को देखकर सारे डायरेक्शन का पता लगाते थे, और उसके अनुसार से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, और इसे पोल स्टार भी कहते हैं, पोल स्टार भी। रेड प्लैनेट आपको, ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? अर्थ को। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? वेनस को। और वी जो वर्ड है, इवनिंग में भी वी आता है और वेनस में भी वी आता है, इस तरीके आप याद रखेंगे, इवनिंग स्टार, वेनस। रेड प्लैनेट, मार्स जो है लाल रंग का है, इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। नॉर्थ स्टार जो है आपको डायरेक्शन बताता है, और इसे पोल स्टार भी कहते हैं। रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब किसी का सम्मान करना, किसी का सम्मान करना, आई रिगार्ड यू, है ना, आई हैव हाईली रिगार्ड फॉर, मेरे मेरे लिए, मेरा जो है आपके लिए हाईली रिगार्ड है, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ, हाईली रिगार्ड। तो मेरा आपके लिए क्या है? हाईली रिगार्ड। रिगार्डिंग, आप किस रिगार्डिंग आए हो, व्हाट इज द, आप किसी जगह आए किसी काम से, तो व्हाट, किस रिगार्डिंग आए हो आप बताइए, वहाँ पे रिगार्डिंग बोल देते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो पृथ्वी को, हम लोग देखें तो ये बीच में ये लाइन है, यहाँ से पृथ्वी को दो भागों में, ऊपर में बांट दिया आधा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे में सदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर एक ऐसा लाइन है, मिडिल लाइन, और ऐसा लैटिट्यूड है जो पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांटता है। इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और, तो जैसे माने कि ये आपका क्या है, अर्थ है, और अर्थ के बीच में ये लाइन जो है इक्वेटर है, इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। इसने पृथ्वी को ऊपर वाले भाग में आधा और पीछे नीचे आधा, तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में, अर्थ को दो भागों में बांटता है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर किन किन अवस्थाओं में रहता है? तो तीन अवस्थाओं में रहता है, या तो सॉलिड रहेगा, या लिक्विड रहेगा, या गैस रहेगा, तो इसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। और हमें अब समझना है कि स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, टू थर्ड। अभी थोड़ा सा हम लोग मैथ्स को समझेंगे, टू थर्ड होता क्या है, तो फिर उसके साथ ही हम लोग समझेंगे। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये पूरा आपका एक सर्कल है, ये एक पूरा सर्कल है, इसको ऐसे बीच में काट दिया, ये एक सर्कल है, इसको बीच से काट दिया, तो ये कितने भागों में कट गया? दो भागों में कट गया। और उसमें से एक भाग में क्या कर दिए आप? कलर कर दिए। तो कितना भाग कलर हुआ? एक भाग।
तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1/2। आप दो भागों में दो भाग, एक चीज को दो भाग में इक्वल पार्ट में काटे तो ये 1/2 बन गया, तो ये एक भाग कलर हुआ तो 1/2 हो गया। तो कितने भाग, और इतने भाग को क्या कहेंगे वैसे भी, आधा। 1/2 को हाफ कहा जाता है, और इतने वाले भाग को भी हम लोग क्या कहेंगे, ये जो भाग है इसको भी आधा, 1/2। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाया गया, और इस सर्कल में आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो सर्कल है इसमें इसको 4 पार्ट में काट दिए। कितने पार्ट में, जितने पार्ट में काटा उसको नीचे 4, कितने पार्ट्स में काटे 4, और उसमें से एक पार्ट को क्या कर दिए, ब्लू कलर से रंग दिए। 4 पार्ट्स में एक पार्ट को ब्लू कलर से रंग दिए तो 1/4 हो जाएगा, तो इसको बोलते क्वार्टर या 1/4 पार्ट्स। तो 1/4 का कहने का मतलब होता है 4 पार्ट में से एक को आपको 1/4 भागों में काट देना है। तो ये आपको 1/4 मतलब है 4 भाग में बांटकर एक हिस्सा ले लेना है आपको। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये जो दिख रहा है ये सर्कल यहाँ पर भी है, और इसे 3 बराबर भागों में बांटा गया है। 3 बराबर भागों में, कितने भागों में, तो नीचे लिख देंगे। जितना पार्ट्स में काटा गया है उसको क्या करेंगे आप, नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 बराबर भागों में काट दिया गया है, और यहाँ पे कितना रंग कलर है, इसमें से आपको केवल एक भाग जो है आपको कलर किया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 पार्ट क्या आपका है, रंग किया गया है। तो 1 पार्ट रंग किया गया है, तो 1/3। तो 1/3 मतलब 3 पार्ट में से 1 पार्ट। 1/3 में से 1/3 का मतलब 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट। 1/2 का मतलब क्या है, 2 में से 1 पार्ट। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट। और 1/3 कहने का मतलब होता है 3 पार्ट में से 1 पार्ट। अब यहां पर आप देखें, यहां पर भी एक सर्कल बनाया गया है, इसे कितने पार्ट में बांट दिया, 4 पार्ट्स में, तो नीचे लिख देंगे 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स लिख दिया आपने। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसमें 3 पार्ट्स में कलर कर दिया गया है, तो 3 पार्ट्स में मैं कलर कर दूं तो ये पार्ट आपका कलर है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितने पार्ट, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपका क्या कलर हो गया, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 3/4। तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को आपने क्या कर दिया, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को आपने, 4 पार्ट्स में से यदि 3/4 लिख रहे हैं तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को आपने क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो ये आपका क्या है, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपने कलर कर दिया। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स। इस सर्कल को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया, और उसमें 2 पार्ट्स में रंग कर दिया गया। तो 3 पार्ट्स में बांटा गया तो उसको 3 को नीचे लिख देंगे आप, 3 को नीचे लिख देंगे, और उसमें कितने भाग में कलर है, तो 2 भाग में कलर है, तो 2/3, 2/3। तो जितने पार्ट्स में बांटा जाए, यदि आपसे कह दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट। मैंने बोला कि चलो एनिस को मैं 2/3 दे देता हूं, तो एक रोटी को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ा, उसमें से 2 एनिस को दे दिया, तो बचा कितना, 1 एलिना को दे दूंगा मैं। तो ये हो गया इस प्रकार से। यदि मान लो कि एक रोटी को 4 पार्ट में बांटते हैं, तो 4 पार्ट्स में, और यदि मैंने कहा 3/4, हमने क्या कहा, 3/4, एक रोटी को 3/4 का मतलब क्या है, 4 पार्ट्स में बांटा, और उसमें से 3 पार्ट्स एनिस को दे दिया, और तो बचा कितना, एक पार्ट्स एलिना को, तो एलिना को क्या मिला, 1/4। एलिना, तो यहां पर दोबारा समझा रहा हूं, तो ये एक पार्ट है, ये इसको हमने क्या किया, 4 पार्ट में बांटा एक रोटी को, और तो लिख देंगे 4 पार्ट। इसमें से हमने क्या किया, 3 पार्ट, ये 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट एनिस को दे दिया, तो इसमें से कितना बचा, 1 पार्ट। 4 पार्ट में से 1 पार्ट फिर किसके पास गया, एलिना के पास। तो ये 3/4, यदि कोई कह दे कि 3/4, 3/4 कहने का मतलब एनिस को 3/4 देना है, तो एनिस को ज्यादा मिला 3/4, और एलिना को 1/4, मतलब 4 पार्ट्स में से एक ही पार्ट मिला।
क्लियर। इसी तरीके से मैंने यहां पे बोला, जैसे किसी चीज को मैंने 9 पार्ट्स में बांट दिया। कितने पार्ट्स में बांट दिया? 9 पार्ट्स में। तो यहां पे दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स हो गए। तो इन 9 पार्ट्स में मैंने जब बांट दिया तो उसके बाद मैंने एनिस को दिया, मैंने बोला 4 पार्ट एनिस को दे दिया मैंने। तो ये पार्ट एनिस को दे दिया, ये पार्ट एनिस को दे दिया, ये पार्ट एनिस को दे दिया। तो ये कितना हो गया? 4/9। आपको टोटल काउंट करना 4/9। तो इसका मतलब है कि अब कितने पार्ट्स बच गए? 5। ये एनिस के पास गया, और 9 पार्ट्स में से मैंने बोला कि 9 पार्ट्स में से एलिना के पास जो गया वो मैंने बोला 5 पार्ट्स जो है एलिना के पास गया। तो 5 बाई, हम लोग क्या बोलेंगे, 5/9। तो 5/9 किसके पास गया? एलिना के पास गया, एलिना सिंह के पास। तो एलिना 5/9। तो शायद आपको ये समझ में आ रहा है पार्ट्स क्या हो रहा है। अब मैं अगला देखूं तो ये जो है, इसमें भी सर्कल में कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स रंग गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? 4, और उसमें से 2 पार्ट्स रंग गए हैं। 4 पार्ट्स बांटा हुआ है इस सर्कल का। तो आप इसको टेबल पढ़ लेंगे, 2 2 जा 4, 2 से काट दिए, 2 1 जा 2, तो ये आप क्या बन गया? हाफ। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 2/4 लिखो या 1/2 लिखो। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? 5 पार्ट्स है। तो इस 5 पार्ट्स में से क्या है? 5 पार्ट्स है। 5 पार्ट्स में से क्या है? कलर कितना है? 2, 2 पार्ट्स में, तो 2/5। तो 2/5 दिख रहा है। और यहां से पूछा है कि राइट द फ्रैक्शन दैट शेडेड द एरिया ऑफ, यहाँ पे राइट, अब सबके बारे में लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया? 2/5। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो नीचे आपने 3 लिख दिया, और ऊपर में एक पार्ट कलर है, तो 1/3। इसमें टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4। तो आपने नीचे कितना लिख दिया? 4। ऊपर में कितने रंग है? 1/4। यहाँ पर आपके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है। तो नीचे कितना लिखोगे? 10 पार्ट्स। उसमें से 2 पार्ट्स आपका क्या है? कलर है, तो 2/10। और 2/10 कट जाता है, 2/10 कट भी जाता है। तो 2/10 को आप काटोगे तो 2 5 जा 10। तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे 5। तो इसको 1/5 भी कह सकते हो आप। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? 8। और ऊपर में कितने कलर किए गए? 1 2 3 कलर किए गए, 3/8। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि 2 पार्ट्स है, तो 2 पार्ट नीचे लिख दिया, और उसमें एक पार्ट में लाल रंग कर दिया, तो 1/2। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट को नीचे लिख दिया। उसमें से 1 2 3 4 पार्ट कलर है, तो 4/5। हाँ,
यहाँ पर भी आप कितने पार्ट्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स देख रहे हैं, तो 8 नीचे लिख देंगे। उसमें कितने पार्ट्स कलर है, 1 2 3 4 5 पार्ट कलर है, तो 5/8। इसमें आपको कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं, तो नीचे लिख दिया 4। उसमें कितने पार्ट कलर है, 1 पार्ट। इसमें आपको कितना दिख रहा है, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, तो 3 पार्ट लिखा। और इसमें कितने कलर हैं, 2/3। इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3, 3 पार्ट हैं आपको, इसमें से कितने पार्ट कलर है, 2/3। तो शायद आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पार्ट्स में बना सकते हैं। फ्रैक्शन इसको कहते हैं, इसको फ्रैक्शन कहा जाता है।